इस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट अपना वेरी फर्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे अपने आई बॉल के कॉम्प्रिहेंसिव एनाटॉमी को। ये हमारा लेक्चर 1 होगा और आज से आपको डेली डेली आपको लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएंगी। आपको डेली उसको कवर करते जाना है। उसमें आपका एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, देन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट, आपके डेली के टॉपिक्स आपको इसी तरह मिलते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आई बॉल के सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी आई की। तो आई के इंट्रोडक्शन की बात करें, द आईज इज स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर इन्वायरमेंट। हमारे पास कई तरह के सेंस ऑर्गन हैं जिसमें कि हम इन्वायरमेंट को, टेस्ट को, बाकी सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारा आई आई है जो कि एक तरह का स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशल टाइप का सेंसरी ऑर्गन होता है, जिसके हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट में जितनी चीजें चल रही होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सेंसरी यूनिट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। ये एक ऐसा सेंसरी यूनिट है जो कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: रिसेप्टर, सेंसरी पाथवे एंड द ब्रेन सेंटर। रिसेप्टर्स, हमारे आई में ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इन्वायरमेंट में जितनी तरह की भी कलर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनकी क्या डेप्थ है, उनका क्या साइज है, इन सब सारी चीजों को सेंस करके हमारे सेंसरी पाथवे से सारी चीजों को हमारे ब्रेन सेंटर तक भेजते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा सेंसरी पाथवे है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे जा रही है। फिर वो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि ओके, जो इमेज हम देख रहे हैं वो किस तरह की है, उसमें किस तरह का इंक यूज हुआ है, किस तरह के कलर हैं, किस तरह की डेप्थ है। ये सारी चीजें हमारे रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी पाथवे से हमारे ब्रेन को भेजते हैं। तो इस इमेज में आप देख रहे होगे, यहाँ है हमारी आई, और पीछे की तरफ आई के जो हमारी रेटिना है उसके पीछे से जा रहा है हमारा ऑप्टिक नर्व, देन वो पहुंचता है ऑप्टिक कियाज्मा पे, फिर ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए हमारी लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक, देन ऑप्टिक रेडिएशन के फॉर्म में हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज, इसमें आप बेसिकली देख रहे हो अपनी आई की जो सिंपल सी इमेज है जिसमें आपको सारी चीजें दिखा रखी है। सुपरफिशियल जो हमारा कॉर्निया है, देन इंटीरियर चैम्बर है, और ये हमारी प्यूपिल है। उसके बाद हमारा लेंस है, यहाँ पे लेंस के पास ही आइरिस होती है हमारी, देन हमारा पोस्टीरियर चैम्बर स्टार्ट हो जाता है। लेंस से जो हमारे जेन्यूल्स अटैच होते हैं, जो हमारे लेंस के शेप को चेंज करते हैं, वो सस्पेंसरी लिगामेंट एंड जेन्यूल्स फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा विट्रियस होता है, विट्रियस चैम्बर में। और ये आपको दिखाई दे रही है जो हमारी जो इंफीरियर रेक्टस मसल है नीचे में, वो होती है इंफीरियर रेक्टस मसल, आपको दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे जो है ऑप्टिक नर्व्स हैं। यहाँ पे हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो हमारे आई को पूरा ब्लड सप्लाई करती है वो जा रही है। और ये है हमारा फोबिया सेंट्रलिस जो कि फोबिया का सबसे सेंटर का भाग होता है। और आपको यहाँ पे रेयर रेटिना दिखाई दे रही है, उसके पीछे कोरॉइड होती है, देन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्क्लेरा, वो आपको दिखाई दे रही है। और सबसे ऊपर में जो मसल होती है जिसे हम सुपीरियर रेक्टस मसल भी कहते हैं। तो ये सारे पार्ट आपको बेसिकली दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हम तो अब तक करते भी आ रहे हैं, तो यही चीज तो सब किसी को पता होगी। देन अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ आई में देखना पड़ेगा। तो जो हमारी आई है उसमें बाहर से जब हम एक्सटर्नली उसको प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। उसमें आपको सबसे पहले दिखाई देंगी आईब्रोज, देन आई में आई लेसेस होती हैं, देन हमारा टेम्पोरल फेचर होता है, देन लोअर लिड्स हैं, अपर लिड्स हैं, कंजक्टाइवा है, एंड मीडियल कम्युनिकेशन है, एंड अपर आईलिड पेपला है, एंड लेक्राइमल पंक्टा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेक्राइमल कैनिकुलाई। ये सारे स्ट्रक्चर जो हम आई को बाहर से जब देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो आई है जिसमें हमारा पूरा आई का पूरा स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। यानी जो आई का ऑर्बिट है वो स्फेरिकल इन शेप होगा, और उसका डायमीटर कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, और सिचुएटेड होगा बोनी कैविटी में। बोनी कैविटी का क्या मतलब है कि बोन से बनी हुई कैविटी होगी, उसके अंदर पूरा का पूरा आईबॉल हमारा सिचुएटेड होता है। इस इमेज में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी आईबॉल है, यहाँ से इंटीरियर से पोस्टीरियर जो भी हमारी लाइन जा रही है, जो पोस्टीरियर पोल है देन इंटीरियर पोल है, वहां के बीच की जो दूरी होती है लगभग 24 mm की होती है। ये इसकी वर्टिकल दूरी है, और ये जो उसका है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कि अगर हम आईबॉल को मेजर करें तो हमें कितना
हॉरिजॉन्टल डायमीटर उसका मिलेगा कितना, वर्टिकल डायमीटर मिलेगा। तो वर्टिकल डायमीटर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायमीटर से कम होता है, 23.5 mm होता है, और हॉरिजॉन्टल डायमीटर 24 mm का होता है। इसे आपने याद रखना है। देन अब बात कर लेते हैं आई के अपने एक्सिस के बारे में। तो आपको मेजरली आई में दो मेन एक्सिस दिखाई देंगी, जिसमें से कि आपका है ऑप्टिकल एक्सिस, जो कि हमारे सेंटर से, आई बॉल के नोडल पॉइंट से, प्यूपिल के सेंटर से होके रेटिना के सेंटर तक जाता है। और विजुअल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जो नोडल पॉइंट से होकर, नोडल पॉइंट किसे कहते हैं, लेंस का जो हमारे कॉर्निया का, और लेंस कॉर्निया का बेसिकली जो कर्वेचर होता है उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है उसे हम नोडल पॉइंट कहते हैं। अब नोडल पॉइंट से अगर कोई रेज जाएगी और फोबिया पे जाके मिलेगी तो उसे हम कहते हैं विजुअल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस का नाम और भी है, जैसे कि लाइन ऑफ साइट भी, ऑप्टिकल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट एक ही होती है, एनाटॉमिकल एक्सिस भी कहते हैं, एंड नाउ नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसे पिपलरी एक्सिस भी कहते हैं। पिपलरी एक्सिस क्या होती है, जब हमारी प्यूपिल है और कोई पर्सन स्ट्रेट देख रहा है, ये हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं क्योंकि प्यूपिल हमेशा स्ट्रेट तो देखती नहीं है। जैसे हमारा अकोमोडेशन चेंज होगा, जैसे किसी लाइट को हम परसीव करेंगे तो प्यूपिल का भी हमारे डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो जब हम स्ट्रेट देख रहा है पेशेंट आइडियल कंडीशन में, तो वो हमारी प्यूपिलरी एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर हो जाती है। ये कुछ एक्सिस हैं जिसका पता होना बहुत जरूरी है कि ये कितने डिग्री का एंगल किससे बना रही हैं, ताकि आगे जाके जब हम इंट्राओकुलर लेंसेज लगाते हैं तो इसमें हेल्पफुल होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सिस से बन के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको दे दी गई और देन पूछ दिया गया कि किसे ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं, क्या विजुअल एक्सिस होती है, पिपिलरी एक्सिस क्या होती है। तो अब अगर गाइस हम कप्पा एंगल की बात करें, जहां से कि हमारा क्वेश्चन बनता है, कप्पा एंगल क्या होता है। कप्पा एंगल बेसिकली एक ऐसा एंगल है जो कि पिपलरी एक्सिस और विजुअल एक्सिस के बीच में बनता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं बुक्स में आपको वेरिएशन मिल सकता है कि पिपलरी एक्सिस कहीं और बना दी गई हो, तो हमारा कप्पा एंगल भी वहां पे विजुअल जो पिपलरी एक्सिस होगी और जो विजुअल एक्सिस होगी उसके बीच में बनेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ आईबॉल की। तो हमारे पास तीन तरह के एक्सिस हैं, ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस एंड देन फिक्सेशन एक्सिस। पीछे भी आपने देखा। तो ऑप्टिकल एक्सिस हमारा जो सेंटर पॉइंट से होके जा रहा है हमारा डायरेक्ट, इसे हम ऑप्टिकल एक्सिस कह रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉर्निया का सेंट्रल पॉइंट है, देन हमारे इस सेंट्रल पॉइंट से होके सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, इसके पॉइंट से होके देन हमारा जो बीच का सेंटर ऑफ फिक्सेशन है उससे होकर रेटिना पे जा रहा है, ये है हमारी ऑप्टिकल एक्सिस। देन दूसरी एक्सिस जो है वो भी हमारे सेंटर ऑफ कॉर्नियल कर्वेचर के यहाँ से होके, लेकिन ये जो विजुअल एक्सिस है वो हमेशा फोबिया पे जाके मिलती है। तो इसमें दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, पिपलरी सेंटर से ऑप्टिकल एक्सिस होके जाएगी, और हमारी जो विजुअल एक्सिस है वो पिपलरी सेंटर से होके नहीं जाती है, वो कॉर्नियल कर्वेचर के सेंटर से होके जाती है और फोबिया पे मिलती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विजुअल एक्सिस की, ऑप्टिकल एक्सिस की एंड देन फिक्सेशन एक्सिस की। यही हमने बात करी कि विजुअल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है और फिक्सेशन एक्सिस क्या होती है। पीछे में भी, यहाँ पे भी थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया है जिसको आप पीपीटी के हेल्प से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नया समझाने लायक नहीं है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होता है। ओके। तो मूव करते हैं, अब लक्राइमल ग्लैंड की बात कर ली जाए तो लक्राइमल ग्लैंड हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टीयर दैट लुब्रिकेट एंड हैव अ जर्मिसाइडल इफेक्ट। जर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है, जर्मिसाइडल का मतलब होता है कि जर्म्स को किल करने का इफेक्ट होता है हमारी जो लक्राइमल ग्लैंड है उनके। जो टीयर प्रोड्यूस होते हैं वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जो सरफेस होगी उसको सॉफ्ट बनाए रखेंगे, लुब्रिकेट करेंगे और जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। आईब्रोज के बारे में बात की जाए तो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड परसिपेशन एंड डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट। जो भी ओवरऑल आईब्रोज का काम है वो हमारा प्रोटेक्शन का ही होता है। अब आईलिड्स की बात की जाए तो फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर द सरफेस ऑफ आई क्लोज बाय रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच। आईलिड्स हमारी भी, आईलिड्स का भी बेसिकली हमारे काम जो होता है वो फोल्ड, एक स्किन का फोल्ड होती है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करती है। जब भी किसी पार्टिकल हमारी तरफ प्रोसीड करता है, जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्ट है जो बहुत शार्प है या फिर जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, वो अगर हमारी आंखों के सामने आ गया तो उसमें हमारी आईलिड तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन दिखाती है और बंद हो जाती है। और आई लेसेस क्या होती है, आई लेसेस का मेनली रोल होता है सिक्रीशन करना ऑयल का, दैट प्रिवेंट द लिड स्टिकीनेस टुगेदर। जो हमारे आईलिड्स हैं उनको स्टिक करने से टुगेदर
आसपास दोनों को आपस में जुड़ने से बचाने का काम हमारी आईलेसेस इस ऑयल के थ्रू करती हैं। अब मसल्स की बात की जाए तो हमारे आई में बेसिकली दो मसल्स हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हमारे आई में जो मसल्स होती हैं वो हमारी रेक्टस मसल्स ही होती हैं, लेकिन हमारे आई में बहुत तरह की मसल्स होती हैं। कुछ इंट्रेंसिक मसल होती हैं, कुछ एक्सट्रेंसिक मसल होती हैं। एक्सट्रेंसिक मसल्स किसे कह रहे हैं? जो हमारा आईबॉल है उसके ऊपर में जो भी मसल है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये सारी हमारी एक्सट्रेंसिक मसल कहलाती हैं। और जो हमारे आई के अंदर होगी वो हमारी इंट्रेंसिक मसल कहलाएगी। तो एक्सट्रेंसिक मसल, मसल लोकेटेड आउटसाइड द आई दैट कंट्रोल रिमेन आई मूवमेंट सच एज मूविंग आई बॉल फ्रॉम साइड टू साइड और रोलिंग आई। जो हमारी एक्सट्रेंसिक मसल है जिसमें बेसिकली रेक्टस मसल्स आती हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो आई के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, कैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं और रोल करना है आई को, उसमें मदद करती हैं। इंट्रेंसिक मसल्स क्या होती है? मसल्स लोकेट इनसाइड ऑफ आई दैट हेल्प टू होल्ड द लेंसेज एंड प्लेसेस मॉडिफाई इट्स शेप। ओके, जो हमारे इंट्रेंसिक मसल्स होती हैं गाइस, उनका बेसिकली यही काम होता है कि लेंस को अपनी जगह पे पकड़ के रखना और उसके शेप को छोटा बड़ा करते रहना। ये हमारी इंट्रेंसिक मसल होती है जो हमारी आई के अंदर होती है। अब लेयर की बात कर ली जाए तो हमारे आईबॉल पे कितनी लेयर है? तो तीन लेयर है, जो कि हम सब जानते हैं कि सबसे जो स्क्लेरा है, देन कॉर्निया है, और सबसे स्क्लेरा को हम सबसे वाइट आउटर लेयर ऑफ आईबॉल कहते हैं, जो कि रफ होती है स्क्लेरा के। और रफ होगी, फाइब्रस इन मेम्ब्रेन होगी, दैट हेल्प टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ आईबॉल। स्क्लेरा का बेसिकली क्या काम होता है? जो आपको यहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा स्क्लेरा हमारा होता है। उसके ऊपर हमारी कंजक्टाइवा होती है। अब ये पूरा का पूरा स्क्लेरा का क्या काम होता है कि वो पूरे आईबॉल के शेप को, स्फेरिकल होती है सबसे पहले तो, व्हाइट होती है, देन आउटर लेयर ऑफ आईबॉल होती है, और उसके बाद ये क्या करती है? स्क्लेरा जो हमारी शेप है आईबॉल को, उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है। और कॉर्निया, द पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक कोट, कॉर्निया एक स्क्लेरोटिक कोट का पार्ट होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। एंड फ्रंट फ्रॉम द आईबॉल थ्रू विच द लाइट पासेस थ्रू, नो ब्लड वेसल्स बट लॉट्स ऑफ नर्व एंडिंग। कॉर्निया में हम सब जानते हैं कि आज से आपको ये भी याद रखना है कि कॉर्निया हमारी स्क्लेरोटिक जो कोट है उसका पार्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ये सब जानते हैं। एंड फ्रंट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के फ्रंट में होगी, विच लाइट पास करती है, और यहाँ पे किसी तरह की भी कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। एंड बट लॉट्स ऑफ नर्व एंडिंग, और बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हमने बात की स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो कैनाल ऑफ स्लिम्स की बात की जाए। कैनाल ऑफ स्लिम का क्या काम होता है? वेनस ड्रेनेज का काम होता है, वेनस पासिस का काम होता है। दैट ड्रेन द फ्लूइड दैट एक्युमुलेट बिहाइंड द कॉर्निया। जितना भी कॉर्निया के बगल में, अगल बगल जितना भी कॉर्निया के पीछे फ्लूइड का इकट्ठा हो जाता है, उसको जो बाहर निकालने का काम है वो हमारी कैनाल ऑफ स्लेंस करती है, लोकेटेड वेयर द स्क्लेरा एंड कॉर्निया मीट। और वो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया के मीटिंग जंक्शन पे सारी की सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, जिसको बाहर निकालने का काम इनका होता है। कंजक्टाइवा की बात कर ली जाए तो थिन एंड ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ट्रू एंड फॉल स्टेटमेंट टाइप का, तो आपको ये याद रखना है कि हमारा ट्रांसपेरेंट है कंजक्टाइवा। बेसिकली फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, तो ट्रांसपेरेंट फुल्ली नहीं होता है। लेकिन कहीं पे आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल सकता है, कहीं पे ट्रांसलूसेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थिन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द आईबॉल, और आईबॉल को कवर करके रखते हैं। कोरोइड लेयर क्या होती है? कोरोइड लेयर हमारी मिडिल लेयर ऑफ आई है, मिड की लेयर होती है हमारी। यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्लेरा हमारी सबसे बाहर की लेयर है, उसके अंदर कोरोइड है, देन रेटिना है। मिडिल लेयर ऑफ आई हम कोरोइड को कहते हैं। सप्लाई करता है ब्लड वेसल टू द आई, आईबॉल में जितनी तरह की ब्लड वेसल उनको सप्लाई करता है। एंड कंटेन द डार्क पिगमेंट ग्रैन्यूल दैट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ आई। ओके, तो हमारे जो कोरोइड है उसमें क्या मेन उसका रोल होता है? क्योंकि इसमें डार्क पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनका बेसिकली यही काम होता है कि अगर हमारे आईबॉल में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लाइट आ रही है तो उन सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जितने अमाउंट में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए उतना ही हम आई में करा पाए। बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो पेशेंट को प्रॉपर इमेज नहीं बनती हुई दिखाई देगी, इसीलिए जब ज्यादा लाइट आ जाती है तो उसे डार्क जो पिगमेंटेड ग्रैन्यूल है कोरोइड लेयर के, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सिलरी बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो ये एक तरह की
इंट्रिंसिक मसल है जो कि आई बॉल के अंदर होगी, अभी मैंने बताया, रिकॉल करिए। स्मूथ मसल्स फाइबर सपोर्ट एंड मॉडिफाई लेंस शेप। सबसे पहले तो स्मूथ मसल्स फाइबर्स की बनी हुई होती है, और जो हमारे लेंस है उसके शेप को मॉडिफाई करना, लेंस को सपोर्ट करने का काम हमारी सिलरी बॉडी कर रही होती है। यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड आइरिस, आइरिस की बात की जाए तो कलर्ड पोर्शन ऑफ आई फॉर्म बाई circularly and radially arranged smooth muscle fiber regulate amount of light entering their eye by constriction and dilation of pupil। आइरिस हमारी क्या होती है, जो हमारे आई का कलर है वो आइरिस ही डिसाइड करता है। हमारे आई का कलर्ड पोर्शन होता है, सर्कुलर होता है, सबसे पहले तो सर्कुलर होगा एंड रेडियल भी होगा, उसमें रेडियल स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, स्मूथ फाइबर्स अरेंज होते हैं। और ये भी लाइट को रेगुलेट करने का काम करती है, जब हमें ज्यादा लाइट चाहिए तो ये फैल जाएंगी, जब हमें कम लाइट चाहिए तो ये सिकुड़ जाएंगी। प्यूपिल को डायलेट करने का, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। अब प्यूपिल की बात कर ली जाए तो प्यूपिल राउंडेड ओपनिंग ऑफ आइरिस थ्रू द लाइट पासेस। प्यूपिल एक राउंड ओपनिंग है आइरिस में, जो कि हमारे लाइट पासेस को कंट्रोल करता है। ओके, अब हम थर्ड लेयर की बात करेंगे, रेटिना की, जो कि सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई होती है। लाइज द सरफेस एंड कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू नर्व इम्पल्स रॉड एंड कोन। ये हमारी सबसे अंदर की लेयर है जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स को, फोटो रिसेप्टर्स का क्या मतलब है, फोटो रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होती हैं, जब हमारी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो वो क्या करती है, यहाँ से टकरा के फोटॉन्स रिलीज करती है। यही फोटॉन्स हमें क्या देते हैं, एक एनर्जी के फॉर्म में, हम जिससे कि इमेज बनाने में हमें हेल्प होती है। ये सेल ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो इन फोटोन रिसेप्टर को रिसीव करती हैं, जिसके थ्रू हमें इमेज का पता चलता है कि इमेज के क्या कलर हैं, क्या क्वालिटीज हैं, ताकि इसी को कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। कन्वर्टिंग लाइट इनटू, अब इन सारे फोटोन्स को इन्होंने कैप्चर किया और उसके फोटो फोटो जो भी उससे फॉर्म हो रही थी उसको रिसीव किया, और उसको नर्व के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में रॉड एंड कोन्स की हेल्प से वो हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट कर देती है। ये हमारे रेटिना का काम होता है। अब आईबॉल में हम बात करते हैं रॉड्स की। जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं। शेप भी आपको याद रखना है कि सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। फाउंडेड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑन द एज ऑफ रेटिना। जो भी रेटिना की एज होगी, यानी जो उसका किनारा होगा, वहां पे सबसे ज्यादा रॉड सेल्स पाई जाती हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर अलाउ अस टू सी इन लो लाइट। और लो लाइट में हमें जब रात होता है तब हमारी जो रॉड है रोडोप्सिन पिगमेंट की वजह से सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इसीलिए ये लो लाइट में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है एंड प्रोवाइड द पेरिफेरल विजन। एज पे होती है, किनारे पे होती है, इसीलिए हमें जितने भी इमेज है उसका जो सारा पेरिफेरी विजन है, पूरा एरिया जो भी हम देख रहे होते हैं उसमें पेरिफेरल विजन हमारा देने का काम करती है। कोन्स के बारे में बात की जाए तो कोनिकल रिसेप्टर फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन नियर द सेंटर ऑफ रेटिना। देयर आर थ्री varieties of cones, each most sensitive to particular wavelength, colored light, blue, green, red, allow for the visual acuity, sharp vision and color vision। कोन्स हमारी क्या होती है, कोनिकल फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं। ये भी फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, पर रॉड्स की तरह ये सिलेंड्रिकल नहीं होती हैं, ये कोनिकल होती हैं, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन में होती हैं और रेटिना जो है उसके सेंटर में होंगी। तो तीन वैरायटीज में हमें मिलती हैं, कौन कौन सी, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये तीनों कलर के लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। और हमारी जो सबसे साफ विजन है, विजुअल एक्विटी, जो हमारा क्लियर विजन है, अगर आप किसी कैमरे से फोटो लेते हो तो अगर वो कैमरा बहुत हाई मेगापिक्सल का है, बहुत हाई क्वालिटी की इमेज देता है, तो वो उस कैमरे से ली गई इमेज हमें बहुत शार्प और क्लियर दिखाई देगी, उसे जूम करने पे वो फटेगी नहीं। लेकिन एक ऐसी पिक्चर जो कि कम मेगापिक्सल या लो क्वालिटी कैमरे से ली गई है तो वो हमें लो क्वालिटी पिक्चर देगी। उसी तरह अगर हमारी कोन्स हमारे रेटिना में कम हो जाती हैं तो हमें इमेज तो मिलेगी, पर इमेज में वो शार्पनेस नहीं मिलेगी, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो विजुअल एक्विटी और शार्पनेस जो हमारी इमेज में आती है वो कोन्स की वजह से आती है, और कलर्स भी हमारे विजन में जो आता है वो कोन्स की वजह से आता है। तो ये आपको याद रखना है कोन्स के बारे में। देन बढ़ते हैं हम, फोबिया सेंट्रलिस की बात कर ली जाए तो एक ऐसा डिप्रेशन पिट होता है, यानी एक तरह का गड्ढा होता है इन द सेंटर ऑफ रेटिना। रेटिना में एक सेंटर में बीच में गड्ढा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कंटेन्स ओनली कोन्स, प्रोवाइड फॉर द मोस्ट एक्यूरेट विजन एंड कलर सेंसिटिविटी।
सबसे ज्यादा एक्यूरेट विजन देने के लिए और कलर सेंसिटिविटी यानी कलर को क्या कलर है उसको पहचानने के लिए हमारे जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंटर, वो फोविया सेंट्रालिस होता है। अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ जाती है पेशेंट को, तो फिर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसको प्रॉपर विजन नहीं मिलेगा और कलर में परसीव करने में भी उसको डिफिकल्टी जाती है। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है गाइस, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हो, ये है हमारा पूरा ऑप्टिक डिस्क। एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व अटैच टू द रेटिना डज नॉट कंटेन एनी फोटो रिसेप्टर। एक ऐसी जगह जहां पे हमारा रेटिना नर्व्स जो है, और वो सारी की सारी रेटिना वो अटैच होती है, सारी की सारी नर्व्स यहाँ जाके अटैच हो जाती है, यहाँ से भी सारी नर्व्स आके पूरी यहाँ पे अटैच हो जाती है। और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे किसी तरह का भी कोई फोटो रिसेप्टर, ना ही रॉड ना ही कोन पाया जाता है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे रेटिना में ऐसी कौन सी जगह है जो कि जहाँ पे फोटो रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं, तो वो है हमारा ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट। लेंस की बात कर लें तो लेंस हमारा फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, बाई कॉन्वेक्स होता है एंड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल का मतलब एक ऐसी ऐसे ऐसा पदार्थ जिसके आर पार आप देख पाओगे बिल्कुल क्लैरिटी से, तो वो हमारा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रिंग रे ऑफ द लाइट इनटू फोकस, जो कि राइट रेज को क्या करता है, फोकस में लेके आता है और हमारे रेटिना पे ले जाके फोकस कराने का काम करता है, जिसपे हमारी इमेज बन के आती है। तो लेंस का ये हमारे काम है। अब हम बात करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट की। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। प्लेस टू अटैच द सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी से आपको सस्पेंसरी लिगामेंट जो है लेंस को अटैच करने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ टेंशन एक्सर्टेड ऑन द लेंस। लेंस पे कभी भी कोई भी अमाउंट ऑफ टेंशन लगाया जाएगा, अगर कोई दबाव दिया जाता है तो उसको झेलने का काम भी हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट करते हैं। अब फ्लूइड इन आई की बात कर ली जाए तो हमारे पास कितने तरह के फ्लूइड हैं। एक्वस है, watery fluid that provide nutrition and help maintain the shape of eye cornea found in a smaller and anterior chamber of eye। हमारा एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड है, तो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है शेप को कॉर्निया के, एंड स्मॉल एंड इंटीरियर चैम्बर में पाया जाता है। एक्वस ह्यूमर के बारे में इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है। विट्रियस ह्यूमर की बात की जाए तो थिक होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा दैट फिल द लार्जर चैम्बर ऑफ आई। सबसे ज्यादा जो बड़ा एरिया है वो हमारा विट्रियस ह्यूमर ही कवर करके रखता है, एंड होल्ड करता है स्फेरिकल शेप को। हमारे आई बॉल का शेप जो मेंटेन करता है वो विट्रियस करता है। अगर विट्रियस डिटैच हो जाता है या फिर किसी तरह की कोई विस्कोसिटी में उसमें बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो वो फिर हमारे आई में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है। और आई बॉल का शेप भी प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता है। ऑर्बिट एंड इसके कंटेंट की बात की जाए तो टू ऑर्बिट्स हमारे आई बॉल, हमारे पूरी बॉडी में दो आई है और दोनों के दो ऑर्बिट्स होते हैं और पिरामिडल इन शेप होते हैं। आई जो ऑर्बिट है वो आपको पिरामिडल इन शेप मिलेगा, यानी कि पिरामिड इस तरह के शेप में मिलता है। सिचुएटेड होता है बोनी कैविटी में, पूरी की पूरी बोनी कैविटी होगी, बोन से बनी हुई कैविटी होगी, वहां सिचुएटेड होगा। वॉल्यूम इज 30 cc, इसका वॉल्यूम लगभग 30 cc के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है, ये डेटा 30 cc क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात कर ली जाए ऑर्बिट के वॉल की, तो हमारा रूफ है, फ्लोर है, मीडियल है, लेटरल है। आई में हमारे चार तरह की वॉल होती है। पहला रूफ छत होती है, फ्लोर होती है नीचे की, मीडियल वॉल होती है, ये हमारी मीडियल वॉल है, ये हमारी लेटरल वॉल है, ये हमारी रूफ है और ये हमारा फ्लोर है, जिसमें कि अलग अलग जो हमारा बोन है वो हमारी इन वॉल्स को बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रूफ की। तो रूफ को हमारा बनाता है फ्रंटल बोन और लेसर विंग ऑफ स्नोइड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी फ्रंटल बोन, और ये है हमारी ग्रेटर विंग ऑफ स्नोइड और ये है हमारी लेसर विंग ऑफ स्नोइड। ये फ्रंटल बोन और लेसर विंग ऑफ स्नोइड मिलके हमारे रूफ को बनाने का काम करती हैं। फ्लोर को कौन बनाता है, फ्लोर को बनाती है हमारी मैक्सिलरी बोन, जाइगोमेटिक बोन एंड ऑर्बिटल पैलाटाइन बोन। नीचे से आपको यहाँ पे पैलाटाइन बोन दिखाई देगी, वो तीनों मिलके हमारे जो ऑर्बिट का फ्लोर है उसको बनाने का काम करती है। ओके, तो मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल हमारी लेक्राइमल बोन से, एथमोइड बोन से और एस्फेनॉइड बोन से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
एथेमॉइड बोन, और इसमें बहुत छोटी सी स्फेनॉइड बोन का एरिया भी कवर हो जाता है। स्फेनॉइड बोन, एथेमॉइड बोन एंड लैक्राइमल बोन, ये तीनों बोन मिलके हमारे मीडियल वॉल को बनाती हैं। लेटरल वॉल को कौन बनाता है? लेटरल वॉल को हमारी बनाती है जाइगोमेटिक बोन, जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मिलके हमारे लेटरल वॉल को बनाते हैं। तो आपको कौन कौन सी बोन मिलके किस वॉल को बनाती है, इससे क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो इसमें भी आपको याद रखना होगा कि कौन सी बोन किस वॉल को बना रही है। ओके, ऑर्बिटल अपर्चर की बात की जाए तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, हमारे पास कई तरह के ऐसे अपर्चर होते हैं जहाँ पे नर्व और हमारी जो आर्टरीज हैं वहां से जाती हैं। तो इस तरह फिशर क्या होता है? फिशर एक तरह का एक ऐसा एरिया होता है जो कि खाली होता है, यानी कि बेसिकली फाक, अगर हिंदी में बात करें तो हम फाक को फिशर कहते हैं। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का मतलब है कि ऑर्बिट में सुपीरियर साइड में एक ऐसी फाक है जिसको हम क्या कह रहे हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कह रहे हैं। ऑप्टिकल फोरामेन एंड कैनाल, यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, एक ऐसी छोटी सी जगह है जहां से हमारी कैनाल के फॉर्म में है, ये फिशर के फॉर्म में नहीं है, ये कैनाल के फॉर्म में है, गोल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल फोरामेन कैनाल। तीसरा आता है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, नीचे में जो हमारी हल्की सी फांक हमें दिखाई दे रही है वो है हमारी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। सो नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे सर्जिकल स्पेसेस इन ऑर्बिट। अब हम ऑर्बिट को कवर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे सर्जिकल स्पेसेस भी होते हैं, जिसमें कि 4 सर्जिकल स्पेसेस हैं जिसके नाम ही सिर्फ आपको याद रखने हैं। जिसमें से कि पहला है सुपीरियर ऑर्बिटल स्टील स्पेस, एंड दूसरा है पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस, एंड थर्ड है सेंट्रल स्पेस, एंड फोर्थ है टेंडॉन स्पेस। अब आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। अभी आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिस जो कि हमारे सर्जरीज में हेल्प करती हैं, और कौन कौन से स्पेसेस को कितनी कितनी बाउंड्री पे डिफाइन किया गया है इतने। और इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको चारों बता रहे हैं, इसका नाम आप याद रखिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिजीज ऑफ ऑर्बिट की। तो हमारे ऑर्बिट में 4 तरह की जो डिजीज हैं ज्यादातर पाई जाती हैं। पहला ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, दूसरा है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, तीसरा है एक्सोऑप्थेल्मोस, एंड चौथा है एंडोऑप्थेल्मोस। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या होता है? इस इमेज में आप देख रहे होगे एक आई बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी आई में प्रॉपर स्वेलिंग हो रखी है दोनों आईलिड्स में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पेरियो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ये एक तरह का प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है यानी किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या किसी फॉरेन चीज की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये चीज हो रही है। दूसरा, पुरुलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? पस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एनी एज, सेक्स एंड कैन गेट इन्फेक्टेड, कोई भी एज कोई भी सेक्स इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। यूनिलैटरल यूजुअली, ज्यादातर आपको ये यूनिलैटरल मिलेगा, यानी एक ही आई में मिलेगा। इट कैन बी कॉज बाय नाइट बोरिंग पार्ट, टीथ, फेस एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी, किसी तरह के पेनिट्रेटिंग इंजरी से, कोई ऐसी चीज से चोट लगी जो इसके आंख के अंदर घुस गई, या फिर टीथ में कोई इन्फेक्शन है, फेस में कहीं कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन जाके हमारी आईज में तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से हमें ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास है हॉट कंप्रेस, सबसे ज्यादा हमें इसके ट्रीटमेंट को हॉट कंप्रेस के द्वारा किया जाता है। दूसरा, मॉडर्न ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, देन एनाल्जेसिक दर्द के लिए, और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन चलाई जाती हैं। एब्सेंस इज फॉर्म इन सीजर एंड द ड्रेनेज इज डन प्रॉपर्ली। तो ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि हॉट कंप्रेस दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स चलाई जाएंगी, एनाल्जेसिक चलाई जाएंगी, उसके साथ साथ जो इसमें पस फॉर्म हो रहा है उसको निकाल के प्रॉपर ड्रेन कर दिया जाता है, इंसिजन देकर उसको निकाल दिया जाता है। अब हम दूसरी डिजीज की बात करते हैं, दैट इज कैवर्नस साइनस थम्बोसिस। कैवर्नस साइनस थम्बोसिस क्या होता है? थम्बोसिस का वर्ड मतलब ही यही कह रहा है कि ब्लड का क्लॉट हो जाना। तो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पे हो रही है? कैवर्नस साइनस में हो रही है। आपको यहाँ पे इस इमेज में प्रॉपर साइनस दिखाई दे रहा होगा। आई हमारे पीछे, आई के पीछे का एरिया और हमारे ब्रेन के नीचे का, हल्का सा ब्रेन के नीचे और आई के पीछे जो एरिया होता है वो हमारा कैवर्नस साइनस कहलाता है। और जब यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो हमारा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। कैवर्नस साइनस इज सोलो स्पेस, एक तरह का होलो स्पेस होता है अंडर द ब्रेन,
ब्रेन के अंदर और आंख के पीछे, आई सॉकेट के पीछे होता है। मेजर ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू इट, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ से, बहुत सारी आर्टरीज जो है वो जारी होती हैं, ब्लड वेसल्स जारी होती हैं, वेन्स हमारी जारी होती हैं, ब्लड कैरी हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया और वहां पे ब्लड कोई क्लॉट हो गया और पर्टिकुलर वेन से फिर पास नहीं हो पा रहा है ब्लड, तो वहां पे हो जाती है स्वेलिंग, उसकी वजह से हमारे आई में हो जाता है इन्फेक्शन। तो ये हमारा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस ऑर्बिट में भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके, अब इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें आपको हेडेक मिलेगा, लो ग्रेड फीवर मिलेगा, बाइलेटरल प्यूपिल ऑर्बिटल एडिमा, बाइलेटरली पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिल सकता है। पेरी ऑर्बिटल का मतलब है कि जो हमारी आई की ऑर्बिट है उसके सुपरफिशियल चारों तरफ आपको स्वेलिंग मिल रही है। दोनों आई में बाइलेटरली हो सकता है, डबल विजन हो सकता है, और कंफ्यूजन हो सकता है, इमेज को परसीव करने में कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है। बात कर लेते हैं प्रोप्टोसिस या फिर एक्सोऑप्थेल्मोस की। एक्सोऑप्थेल्मोस क्या होता है? फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल टू द ऑर्बिटल मार्जिन, यानी हमारे आईबॉल का बाहर की तरफ निकल जाना हमारा प्रोप्टोसिस कहलाता है। पैसिव और मैकेनिकल प्रोप्टूशन ऑफ द आईबॉल, एक्सोऑप्थेल्मोस एक्टिव प्रोपोर्शन, जब हमारा एक्टिव फॉर्म में होगा प्रोट्यूशन, यानी आई बॉल जो हमारी एक्टिव फॉर्म में बहुत झटके से और बहुत जल्दी एक्टिवली अगर बाहर की तरफ आ जाती है तो उसको एक्सोऑप्थेल्मोस कहते हैं। और अगर पैसिवली होती है, प्रॉपर धीरे धीरे हो रही होती है और मैकेनिकल प्रोट्यूशन होता है, तो उसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। सिस्टम टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस की बात कर ली जाए तो यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों तरफ का प्रोप्टोसिस होगा, लेकिन यूनिलेटरल बेसिकली इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की वजह से होता है एंड वस्कुलर डिस्टर्बेंस की वजह से, सिस्ट एंड ट्यूमर के फॉर्मेशन की वजह से और किसी सिस्टमिक डिजीज की होने की वजह से हमारा यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस हो सकता है। बाइलेटरल प्रोप्टोसिस की बात करें तो डेवलपमेंटल एनोमलीज, किसी तरह का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो पाया बच्चे का मदर की वूम में, तो उसकी वजह से बायलेटरल प्रोप्टोसिस कॉज हो सकता है। दूसरा एंडोक्राइन एक्सोथेल्मोस, एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो उसकी वजह से भी हमारा बाइलेटरल एक्सोथेल्मोस या प्रोप्टोसिस देखने को मिल सकता है। किसी तरह की कोई चोट आ गई है लीजन की वजह से भी हो सकता है, देन ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से भी हमें प्रोप्टोसिस देखने को मिल सकता है। ओके, देन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ऑपरेशन एंड बायोप्सी, किसी तरह की किसी मेडिकेशन से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसके लिए या तो ऑपरेशन है या तो फिर बायोप्सी की जाती है। सर्जिकल एक्सक्रीजन किया जाता है, सर्जरीज के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड देन रेडिएशन से उसकी सिकाई करके भी उसको ट्रीट किया जाता है। अब एंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस की बात करें तो एक्सोथेल्मोस इन अ थायराइड डिसऑर्डर, हमारी थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड थायराइड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से हमारा एक्टिव प्रोसेस में हमें एक्सोथेल्मोस देखने को मिल सकता है। और दूसरा हमारा ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में भी हमें इस डिजीज में भी एक्सोथेल्मोस देखने को मिलता है। कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल प्रोप्टोसिस इन अडल्ट, ज्यादातर हमारी इंडोक्राइन जो प्रॉब्लम है यही प्रोप्टोसिस होने का रीजन बनती है, चाहे वो यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो। ड्यूज एक्सो ऑप्थेल्मोमीटर ये मेजरमेंट करता है प्रोप्टोसिस को, एपेक्स ऑफ द कॉर्निया एंड द लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन इज लेस देन 20 mm। अब इससे मेजर करके देखा जाता है कि क्या हमारी जो कॉर्निया का एपेक्स है वो लेस देन 20 mm है या फिर इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसको प्रोप्टोसिस के उसमें कंसीडर किया जाता है। इस तरह की उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लगा के देखा जा सकता है। तो ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका रिलेशन किससे है, तो सिंपल क्वेश्चन एक दो इससे बन सकते हैं, तो इससे भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं एंडोऑप्थेल्मोस की। तो एक रेयर कंडीशन है, एंडोऑप्थेल्मोस जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इस इमेज में आप देख रहे होगे एक आई जो इसकी है वो अंदर की तरफ चली गई है, इसी को कहते हैं हम इंडो या फिर इनोएप्थेल्मोस, ठीक है। तो जब ये इनोएप्थेल्मोस होता है या फिर एंडोएप्थेल्मोस होता है तो ये इनवर्ड प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल की वजह से होता है, यानी आईबॉल अंदर की तरफ दब गई। एंड ये किस वजह से होगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल एनॉर्मेलिटीज, यानी कि बच्चे का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और स्ट्रक्चर में अबनॉर्मेलिटी है। एट्रोपी ऑफ ऑर्बिटल कंट्रेंट, या फिर जो अंदर के ऑर्बिटल कंट्रेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, किसी तरह की एट्रोपी है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इंडो एप्थेल्मोस देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।